नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। घोसी उपचुनाव हारने के बाद बीजेपी ने तैयार किया नया प्लान। बाकायदा ओबीसी वोटर को साधने के लिए बीजेपी ने अपना माइक्रो प्लान तैयार किया। लोकसभा क्षेत्र से लेकर मंडल स्तर तक अलग अलग टीमें बनाई जा रही हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बाइक रैली निकालने की तैयारी बीजेपी ने की है। इतना ही नहीं, हाल ही में बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 69 जिलों इकाई अध्यक्षों को भी बदल दिया है। यानी अंदाजा लगाया जाए और कहा जाए कि आने वाले दिनों में बीजेपी नए जोश के साथ चुनावी रण में उतरने जा रही है। तो ऐसे में सवाल यह कि क्या 24 में बीजेपी की नई रणनीति होगी असरदार? इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। तो अटकलों और कयासों के बीच बीजेपी ने 2024 चुनाव में सभी 80 सीटें जीतने के लिए नए सिरे से रणनीति का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है। बकायदा 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा बाइक रैली निकालने की तैयारी कर चुकी है। साफ है कि बीजेपी की कोशिश ओबीसी वोटरों को साधने की है। बीजेपी इसके लिए ओबीसी महाकुंभ के आयोजन से लेकर बाइक रैली और सोशल मीडिया पर अभियान शुरू करने की तैयारी कर चुकी है। रणनीति बनाई क्या है बीजेपी ने, पहले वो देखिए। प्रयागराज से ओबीसी महाकुंभ के आगाज की बात की जा रही है। पिछड़ों को जोड़ने के लिए ओबीसी महाकुंभ की शुरुआत के तहत नवंबर में बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा का कार्यक्रम भी करने वाली है। बकायदा पीएम के जन्मदिन को खास बनाने के लिए 17 सितंबर को हर जिले में बाइक रैली होगी। फिर इसके बाद 24 सितंबर को सोशल मीडिया कार्यशाला का आयोजन होगा। सोशल मीडिया कार्यशाला के लिए 20,000 वॉलेंटियर तैयार किए जा रहे हैं। पिछड़ा वर्ग के लोगों तक पीएम का संदेश पहुंचाने का इसके जरिए प्रयास होगा। इतना ही नहीं, इस खास कार्यक्रम में अमित शाह और जेपी नड्डा भी शामिल हो सकते हैं। ओबीसी की प्रमुख करीब 79 जातियों पर फोकस किया जा रहा है। जिला मंडल स्तर पर 13 लोगों की टीम बनाने का भी जिक्र है, जिसके जरिए 2 लाख से ज्यादा ओबीसी कार्यकर्ता तैयार किए जाएंगे। स्वाभाविक है, जिस तरह से आम पार्टियां या दूसरी पार्टियां तैयारी करती है अपने चुनाव की, तो भारतीय जनता पार्टी भी अपने चुनाव की तैयारी कर रही है और चुनाव की तैयारी में उस इस बात को देख रही है कि हमें कहाँ किसको कैसे अपना प्रतिनिधि बनाना है, कैसे जनप्रतिनिधि बनाना है। और हो सकता है उसमें इस बार के चुनाव में 2024 में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को टिकट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा समाज में जो जिसकी आबादी है उसको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, हर आदमी चुनाव लड़ता है चुनाव जीतने के लिए। और जहाँ जिस देश में इतनी जातीयता हो, इतना क्षेत्रीयता हो, इतना धर्म हो और ये तमाम विपदाओं से जो देश पूरा घिरा हुआ हो, उसमें बिना रणनीति बनाए हुए और बिना एक मुश्त सोच किए हुए कि हम किस तरह से 2024 को जीते, ये एक लक्ष्य होता है कि भारतीय जनता पार्टी कितना ही प्रयास कर ले ओबीसी वर्ग को जोड़ने का, लेकिन वो हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी के साथ ओबीसी वर्ग आ चुका है। और ये चुनाव में घोसी की जनता ने भी तय करने का काम करा, क्योंकि इनकी लड़ाई को कौन लड़ रहा है? इनकी लड़ाई को लड़ने का काम केवल समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पे जब से माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का फार्मूला दिया है, तो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज एकजुट होकर माननीय अखिलेश यादव जी के साथ आ गया है। और इस तरह के आयोजन से नहीं होता, वो आयोजन आपके संगठन में और सरकार में आपके प्रतिनिधित्व में दिखाई देना चाहते हैं। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इन समाजों को ठगने का काम करा है। वहीं बीजेपी ने संगठन में भी बड़े स्तर पर फिर से बदलाव कर दिए हैं। ये सभी 24 के चुनाव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। ओबीसी वर्ग के वोटरों तक सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए बीजेपी सोशल मीडिया वॉलंटियर्स को भी तैयार कर रही है। यानी साफ है कि बीजेपी घोसी के घाव के जख्म को वक्त रहते भर लेना चाहती है, ताकि जो गलती, जो चूक घोसी उपचुनाव में हुई, वो 24 के चुनाव में ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ।
तो लगातार ये देखा जा रहा है बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट तैयार है और अपने हर बूथ पर वो तैयारी कर रही है। 24 के चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने कमर कस दी है, प्रोएक्टिव नजर आ रही है 24 के चुनाव को लेकर। और खासकर घोसी उपचुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती जिससे उसके वोट बैंक उसके पाले से चले जाएं, और ओबीसी को लुभाने के लिए बीजेपी ने सारी तैयारी कर दी। हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं नीरज दीक्षित, नेता बीजेपी हमारे साथ। स्वागत है नीरज जी आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं तारिक खान, नेता समाजवादी पार्टी के। स्वागत है तारिक जी आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले तारिक साहब मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। तारिक जी, जिस प्रकार से देखा जाए बीजेपी माइक्रो प्लान बना रही है और सारी वो तैयारी कर रही है कि समाजवादी पार्टी को आगे जीत का दरवाजा ना खोलना पड़े। मतलब अगर कहा जाए समाजवादी पार्टी के लिए सारे उम्मीदों के रास्तों को बंद कर रही है। ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए माइक्रो प्लान तैयार किया जा रहा है। 17 तारीख जो नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है पीएम का, उसको लेकर बाइक रैली निकाली जाएगी, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। प्रोएक्टिव नजर आ रही है सर, आपकी क्या तैयारियां हैं बीजेपी के इस प्रकार के प्रोग्राम को टक्कर देने के लिए? तारिक जी, कि प्रोग्राम बीजेपी कर रही है, मगर ओबीसी वर्ग को देंगे क्या? प्रोग्राम बहुत करे, सत्ता उनकी है, 1000 नहीं 50,000 रैलियां निकाल ली मोटरसाइकिल की, मगर ये जवाब देना पड़ेगा जनता को कि ओबीसी को वापस दे क्या रहे हैं। क्या जातिगत जनगणना कराएंगे? मैंने इससे पहले भी आप ही के शो पे बात उठाई थी कि पंचायती राज अधिकारी ने 9% ओबीसी को रिजर्वेशन दिया 27 की जगह। एक भी भर्ती में, अरे उनको उनका हक दे दीजिए, फिर खूब रैलियां करिए। और ये अधिकार तो ओबीसी वर्ग का है कि वो किसको देगा, बीजेपी को देगा कि इंडिया गठबंधन को देगा। मगर मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि महाकुंभ होने जा रहा है उनका बनारस में, ये सवाल अच्छा नहीं है। सवाल पता क्या होना चाहिए कि आप ओबीसी के लिए करने क्या जा रहे हैं? क्या कोई खास स्कीम है उनके लिए जिनकी आज से 10 साल पहले, आज से 20 साल पहले हुई जनगणना के हिसाब से 50% से ऊपर की भागीदारी है? उनके लिए कुछ स्पेशल है? अगर है तो भैया पिटारा खोलिए और हमें बताइए, और नहीं है तो हमारे पास बहुत कुछ है। बहुत सीधी सी बात है कि क्या क्या देंगे ये बता दीजिए। और सम्मेलन सत्ता ये सब भैया चलता रहता है। बड़े भाई गाड़ियां हो, एक मायावती की पहले रैली होती थी तो भाई आप याद करिएगा 20 लाख 30 लाख लोग होते थे, उस पर न जाइए। ये बहुत डिजिटल युग है। आप क्या देने जा रहे हैं? हम खुला बता रहे हैं कि हम क्या देने जा रहे हैं। बीजेपी बताए, बीजेपी के अंदर प्रवक्ता है तो बताए ओबीसी को क्या देने जा रहे हैं, पूरे ओबीसी को। हम तो बता रहे हैं क्या देने जा रहे हैं, आप भी बता दो। दूध का दूध, पानी का पानी। इम्तिहान होने जा रहा है, इम्तिहान में पता चल जाएगा कौन पास कौन फेल। हम तो पास होंगे तब भी एक्सेप्ट करेंगे, फेल होंगे तब भी एक्सेप्ट करेंगे। इम्तिहान होने जा रहा है, हम तो बता रहे हैं, पूरा सिलेबस बता रहे हैं क्या करने जा रहे हैं। आप क्या कुछ नहीं पता है। हाँ बस सम्मेलन ओबीसी का प्रधानमंत्री ओबीसी पता है, ओबीसी कर दिया नहीं, तमाम 5000 क्वेश्चन है इसके ऊपर, उस पर नहीं जाता हूं मैं, लेकिन क्या करेंगे बता दीजिए, बस बात खत्म। ठीक है, ठीक है तारिक जी, आपने बता दिया कि किस प्रकार से ऐसा करना। आपका आरक्षण की बात कर, नीरज जी मेरी आवाज आपको आ रही है सर? जी आ रही है जी। नीरज जी, तारिक साहब का यह कहना है कि आरक्षण की अगर बात करते ओबीसी के लिए तो आपने क्या किया? सबसे पहले अगर आप ओबीसी के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं तो ओबीसी के लिए क्या किया, सबसे पहले आप ये बताइए। देखिए, इनको सबसे पहले बताइए कि जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब पुनः गठन हुआ मंत्रिमंडल का, तो उसमें जाकर के सबसे पहले गिने कि जब इनके गठबंधन के टाइम पे जब सरकारें हुआ करती थी उस टाइम पे कितने ओबीसी के मंत्री हुआ करते थे, आज की डेट में कितने ओबीसी के मंत्री हैं। यहाँ पे इनको अपना आईना साफ दिख जाएगा कि किस प्रकार से ओबीसी समाज को और सर्व समाज को, देखिए ये ठीक है एक राजनीतिक मायने से ओबीसी समाज, एससी समाज, एसटी समाज, ये एक आकलन होना जरूरी होता है, परंतु भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म सर्व समाज को लेकर के चलने वाली पार्टी है। उसने कभी भी ये सब चीजें नहीं देखी कि कौन ओबीसी है। हमने हर प्रकार के नेता बनाए। आज हमें अगर नीचे स्तर पे हमारे पास ओबीसी समाज के नेता है, ऊपर स्तर पे देखिए, मंत्रिमंडल में देखिए और प्रधानमंत्री जी को देखिए, कहीं भी आप देखिए हमने कभी भी इन सब चीजों को नहीं देखा कि हमारे जो कार्यकर्ता है कौन समाज के अंदर कार्यरत है। फिर भी उसके बाद घोसी में आपको ओबीसी वोट नहीं मिला?
देखिए उसका आकलन किया जाएगा। मैंने पहले भी आपके डिबेट में बताया था कि ये शीर्ष नेतृत्व का हाईकमान का इसमें देखने का काम है, वो देख रही है। ओबीसी समाज क्यों नाराज हुआ ये आकलन करना हमारी जिम्मेदारी है। क्यों वोटर हमसे नाराज हुआ ये हम इसकी नैतिक जिम्मेदारी बिल्कुल लेते हैं। जो वोटर्स ने हमें अपना मत दिया वो सर माथे पर हमारे, परंतु एक घोसी के उपचुनाव से हमने सीख लिया, परंतु हम ये भी जानते हैं कि ओबीसी समाज की ये नाराजगी हमें इस चुनाव से दिखी है। ठीक है सर, आने वाले माइक्रो प्लान में ओबीसी के लिए आप क्या करने वाले हैं? माइक्रो प्लान में, हाँ जी, माइक्रो प्लान जो आप बना रहे हैं, कल 17 तारीख से जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जगह जगह बाइक रैली की जाएगी, प्रयागराज से आप ओबीसी का सम्मेलन करेंगे, और भी महत्वपूर्ण बातें निकल कर आ रही हैं। आपने जिस प्रकार से इकाइयों को बदला है 24 के चुनाव को देखते हुए, तो ओबीसी को लेकर आप क्या करना चाहते हैं जिससे उनका वोट बैंक आपके पाले में साधा जा सके? केवल ओबीसी ही नहीं, हम सर्व समाज से बाइक रैली का आयोजन कर लिया। पार्टी अपने अपने स्तर पे हर पूरे देश में इस चीज का जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की अपने कार्यकर्ता है वहां पे बाइक रैली, कोई ब्लड डोनेशन कैंप, कोई अन्य प्रकार के जो समाज के हित में जो हम कदम ले सकते हैं वो कर रहे हैं। केवल ऐसा नहीं कि केवल ओबीसी समाज, एसटी समाज भी, किसान मोर्चा भी, युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी की जो मेन टीम है, हर पार्टी के लोग इंडिया गठबंधन आपसे नाराज है, आप ओबीसी के साथ ठीक नहीं कर रहे, और कहा कि जिसका जवाब जनता ने दिया घोसी चुनाव में। देखिए इनको आईना देखने की जरूरत है कि कौन बोल रहा है। जो खुद कहते थे कि यूपी में कभी दोबारा चुनाव नहीं आया, चुनाव में जीतती नहीं है कोई सरकारें, जो कहते थे कि नोएडा मुख्यमंत्री जाते हैं तो वो हार जाते हैं, वो आज ओबीसी का नाम लेकर के एक अपने, देखिए इनका काम ही यही है कि कभी सनातन का नाम लो, कभी मुसलमान भाइयों का नाम लो, अलग अलग समाज में बांट दो ताकि हम उनकी राजनीति। नीरज जी का, तारिक जी ये कहना है कि हम तो ओबीसी के लिए लगातार काम कर रहे हैं, हमारी सरकार में मंत्री ओबीसी हैं, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम मंत्रियों के नाम गिना रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ओबीसी के लिए कुछ काम नहीं किया। और लिफाफा खोल के बताइए कि अंदर है क्या, हम सीधा इस सवाल पूछें। ठीक है, हमने एजेंडा क्लियर कर दिया है कि हम जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं, हमारी सरकार बनी, तो जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आने जा रहा है उसमें सबसे ऊपर ये रहेगा कि, अरे बीच में ना बोलो भैया, अभी हम बोल लेंगे तब बोलना। हम सबसे पहले ये कराना चाहेंगे कि जातिगत जनगणना कराएंगे। उस पर आपने बता दिया है कि आप जातिगत जनगणना नहीं कराओगे, लोकसभा में भी बता दिया और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी बता दिया। अब जो ये बाइक रैली निकल रही है, तारिक जी आपने जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई जब मुलायम सिंह सरकार में थे? तारिक जी हमारा एजेंडा है ये कि देखिए ऐसा, तारिक जी आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, आपने क्यों नहीं करवाई सरकार में थे तब? उसका भी जवाब दीजिए। अगर आप दूसरों पे सवाल कर रहे हैं तो आपने क्यों नहीं कराई सर? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जातिगत जनगणना पूर्णता केंद्र सरकार का अधिकार है। सेंसस जो होगा, सेंसस 2011 में हुआ था। मुलायम सिंह यादव जी लोकसभा में बैठते थे सरकार के साथ। मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री भी रहे हैं सर, आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल रक्षा मंत्री रहे हैं और केंद्र में हमारी सहपाठी के साथ सरकार भी रही है। लेकिन मैं और यूपीए गवर्नमेंट में सबसे मजबूत नेता थे मुलायम सिंह यादव, उसके बाद भी जातिगत जनगणना की आपने बात नहीं की सर। शायद आप दूसरों पे सवाल कर रहे हैं सर। अब जरूरत है क्यों? उस टाइम जरूरत नहीं थी सर, उस टाइम जरूरत नहीं थी, आपके हिसाब से जरूरत होगी। मैं जस्टिफाई कराता हूँ जरूरत क्यों, मतलब मुझे समझ में नहीं आता, जब आप कहोगे तब उसकी रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, और जब आप नहीं कहोगे तो उसकी जरूरत नहीं है सर। हर एक वर्ड पे अगर आप बीच में बोलेंगे, सुनील भाई आप बोल लीजिए फिर मुझे बोलने दीजिए। नहीं आप बोलिए सर आप, लेकिन मुझे 30 सेकंड दीजिए, ऐसे नहीं हो पाएगा। आप बोल लीजिए फिर मुझे 30 सेकंड दीजिए। नहीं आप बोलिए सर, बोलिए आप, मैं नहीं बोलूंगा, बोलिए सर। आप सुनिए, जब समाज में ये बात आने लगी कि ये पता लगाने की जरूरत है कि ओबीसी में बहुत सी जातियां आती हैं, क्या कौन सी जाति कितना अपलिफ्ट हुई, तो ये आरोप लगा कि यादवों को ज्यादा अपलिफ्टमेंट मिल गया और अदर जातियों को कम मिला। ठीक है, ये आरोप है। मैं ये कह रहा हूं कि जब जातिगत जनगणना होगी तो ये पता चल जाएगा कि कौन कितना है, और उसमें उनकी शैक्षिक, राजनीतिक, उनकी जो इकोनॉमिकल, उनके पास कितने पैसे, उनकी पारिवारिक, उनके स्वास्थ्य की स्थिति पता चल जाएगी।
तो सरकारों को, मेरी सरकार रहे चाहे इनकी सरकार नीरज जी रहे, जल्दी से जवाब, तो नीरज जी फिर जल्दी से अभी जवाब पब्लिक दीजिए, फिर कहेगा, हो जाऊंगा उपाध्याय साहब के साथ। कहेगा, उपाध्याय साहब मेरे साथ तीन जुड़ कहेगा, मेरा INDI अलायंस से एक ही सवाल है, आपने कंप्लीट नहीं कर दिया, मैं क्यों बीच में करना बोल चाहते रहा हूं, मैं माफी हैं? चाहता हूं, आपने समाज को कंप्लीट किस नहीं कर प्रकार से दिया छोड़ा जाए, जिस प्रकार से साउथ में आज एक तरफ गलत जा रहा है, सनातनियों को खत्म कर देंगे। बिहार में उस चीज को इनके मंत्री गठबंधन के बोल रहे हैं कि सनातनियों एक वो है मलेरिया डेंगू की तरह इनके खुद जो नेता है वो खुद बोल रहे हैं कि ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार होना चाहिए, इनको यहाँ से भगा देना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग ही यही जो समाज के अंदर एक भेदभाव करना चाहते हैं, और कल को जब अराजकता फैलेगी तो बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये काम करवाया। इनको शर्म आनी चाहिए कि आज जब ये लोग एक इकट्ठा होकर के वोट नहीं ले पा रहे हैं, आज जब मोदी जी सर्व समाज का और सर्व धर्म का जब उनको वोट मिलना शुरू हो गया, जब मोदी जी ने सभी किसी में कोई प्रकार का भेदभाव नहीं किया, सभी को हर प्रकार की सुख सुविधाएं देने लग गए, तब आज इनको याद आ गई जाति जनगणना जरूरत है और उस पर हमें काम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? आप क्यों डर रहे हैं? आप आइए ना, हर वोटर का एक ही वोट होता है, उसके वैल्यू एक होती है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एससी हो, चाहे वो किसी समाज को। तो डर क्यों रहे हैं? आइए आप ही मैदान में आइए, हम भी उन्हीं वोटरों के साथ मैदान में हैं। आइए आप अपने काम गिनवाइए, आप अपनी विचारधारा को लेकर आइए, हम अपनी विचारधारा लेकर आएंगे और उसके ऊपर वोट लेंगे। अब डर क्यों रहे कि जाति जनगणना अब इनको याद आने लग गई, अब इनको सनातनी याद आने लग गए, अब इनको कुछ दिनों में मुसलमान भाइयों और हिंदू भाइयों में लड़ाई झगड़ा करवाना शुरू कर देंगे। इनको शर्म आनी चाहिए कि हम किस प्रकार की राजनीति देश के अंदर करने जा रहे हैं। एक साथ नहीं होगा जब तक इस देश का विकास नहीं होगा। जब इस देश के विकास में हर समाज का, हर धर्म का, हर जाति का, हर मजहब का, हर युवा व्यवस्था, वृद्धावस्था, महिला अवस्था, हर किसी का हाथ होता है विकास कर रहे हैं। ओबीसी समाज, एससी समाज, एसटी समाज का नाम ले लेंगे, ठीक है, विकास नहीं होगा देश का। ठीक है, इससे हाथ जोड़ने निवेदन है कि देश में आप तारिक जी ठीक है, प्रवक्ता नॉन स्टॉप बोले और समाजवादी के प्रवक्ता को हर एक सेकंड के बाद रोका जाए। अरे सर नहीं रोकते हैं सर, ये किस प्रकार से आप बात कर रहे हैं सर? कहाँ रोकते? एक सेकंड नीरज जी, एक सेकंड नीरज जी, एक सेकंड नीरज जी, एक सेकंड बोलिए सर, आप जरा बोलिए। सुनील भाई, एक तो छोटे बच्चों को न बुलाया करिए, थोड़ा मैच्योर प्रवक्ताओं को बुलाया करिए। सर वो मेरे हिसाब से मैच्योर हैं, आप अपना मुझे मत बताइए कौन छोटा बच्चा है कौन बड़ा बच्चा है। मैंने बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर उनको बुलाया है, ये आपका डिसीजन हो सकता है सर। ठीक है सर, अब जैसे मैं बोल रहा हूं, अभी आपने उनको लगभग 1 मिनट, ठीक है, आपको भी 1 मिनट देते हैं सर, 1 मिनट देते हैं, बोलिए आप अपना सवाल पूरा करिए और मुझसे कहिए आप कटाई। अरे सर बोलिए सर, शिकायतें कम कीजिए, बोलिए सर। हाँ, अब सुनिए बात को। देखिए ऐसा है ना कि जो जब रिक्वायरमेंट होगी तो उस बात को जनता के बीच में ले जाया जाएगा। और अब हम जो ओबीसी वर्ग की, क्योंकि आपका मुद्दा ओबीसी है, मैं मुद्दे से नहीं भटकना चाहता कि ओवरऑल बात की जाए चुनाव की, कि सनातन पे बात हो रही है, नहीं, आपने ओबीसी पे बात रखी है, तो हम सीधा सीधा ये कहना चाह रहे हैं कि ओबीसी को अधिकार नहीं दिया इन्होंने, उनके जो 27% आरक्षण है उसकी हकमारी हुई है, उस बात और उसका परिणाम घोषी में मिला। उस बात मंत्री है ओबीसी समाज के, नंबर आएगा, अभी बोलिएगा, मैं बोल के चुप हो जाऊंगा, फिर आप बोलिएगा। आप झूठ बोलेंगे तो मैं नहीं सुनूंगा ना, मैं अपनी पार्टी की बुराई थोड़ी सुनूंगा। जो सच्चाई है वो बोलिए ना, सच बोलिए। मैंने तर्क नहीं रखा है, कोई तर्क में झूठ होता है। वैसे मैं अपनी बात में कोई आंकड़ा रखूं तब कहिए आपकी उसमें झूठ है, मैं बोल लूं। देखिए एंकर महोदय, ये फिल्म ठीक है सर, ठीक है नीरज जी, 1 सेकंड सर, 1 सेकंड नीरज जी, 1 सेकंड। आपने कहा मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है सर, बोलिए जल्दी से, जो उपाध्याय साहब, आप दोनों में से कोई ना कोई बीच में इंटरप्ट करेंगे। अरे सर बोलिए सर, तारिक जी बोलिए, उपाध्याय जी के पास भी जाना मुझे जल्दी से। तो मैं यही कह रहा हूं कि जब जिस चीज की जरूरत होगी वो जनता के बीच में, और जनता ही मालिक है, वो अदालत है, वहां अर्जी लगाई जाती है, हम भी लगा रहे हैं, ये भी लगाएं, सिर्फ वैचारिक मतभेद है और कोई मतभेद नहीं। ठीक है, उपाध्याय जी मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? हाँ मिल रही है। ओबीसी को लेकर बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट पर काम कर रही है, नए नए प्लान्स बना रही है और 2024 को लेकर काफी प्रोएक्टिव नजर आ रही है। 17 सितंबर से बीजेपी बाइक रैली निकालेगी और हर बूथ स्तर पर जाकर जिला इकाइयां जो उनके 69 बदले गए हैं, तैयारियां लगभग पूरी हैं। किस प्रकार से देखा जाए 24 को चुनाव को देखते हुए, क्या ओबीसी वोट बैंक खुश कर पाएगी बीजेपी? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन घोसी उपचुनाव के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी डरी हुई है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि भाई योगी जी को, मोदी जी को सभी समाज का वोट मिलता है,
सभी समाज का वोट मिलता है, तो फिर घोसी में कौन समाज रहता है? क्यों नहीं वोट मिला, क्यों हार गई बीजेपी? प्रश्न बहुत बड़ा है। जहां मिशन 80 पर बीजेपी काम कर रही थी, अब घोसी उपचुनाव के बाद कहीं ना कहीं उस पर पुनः मंथन हो रहा है और लगने लगा कि भाई ओबीसी और जो दलित वोट बैंक का कॉम्बिनेशन मिल रहा था हमें, वो इसमें नहीं मिला, तो इसके लिए कवायद की जाए। और उसी कड़ी में आप देखेंगे कि बात यहां तक पहुंच गई, कुंभ कराएंगे, मोदी जी के जन्मदिन पर बाइक रैली निकालेंगे और पूरी माइक्रो मैनेजमेंट तक की बात। जब वोट मिल ही रहा है सब समाज का, तो फिर ये माइक्रो मैनेजमेंट सिर्फ ओबीसी क्यों? यानी कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि भी ओबीसी वोट बैंक हमसे छिटक रहा है। रहा विकास की बात करते हैं, तो विकास जनता देख रही है कि भी 400 रुपए का सिलेंडर 1200 का मिल रहा है, 200 रुपए घटा दिए फिर भी, तो ये सब चीजें जनता देख रही है। विकास का मतलब ये नहीं होता है कि चंद पूंजीपतियों का विकास हो जाए तो देश का विकास हो गया। विकास जिस दिन समाज का आखिरी व्यक्ति, ओबीसी, एससी, गरीब, उसका जब विकास होगा तो फिर ये रैली निकालने की और ये कवायद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रहा अभी कह रहे थे समाजवादी पार्टी के में जरूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी तब जातीय जनगणना। क्या जातीय जनगणना जनता ने कहा है आपको कराइए? क्या जनता ने कहा आपको? जनता के मुद्दे हैं, रिक्वायरमेंट जनता की है, महंगाई कम हो, बेरोजगारी दूर हो, किसान कर्जदार न बने, ये जनता की रिक्वायरमेंट है। और ये जो जातीय जनगणना है या फिर दलित कुंभ या ओबीसी कुंभ करने की जो वो कल्पना है, वो राजनीतिक दलों की है। जनता तो चाहती है उसका जीवन स्तर ऊंचा उठे, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, रोजगार, ये सब मिले, तो फिर उसे जरूरत नहीं है बाकी चीजों की। आप कह रहे हैं रिक्वायरमेंट तो मुद्दों की है कि जो जनता के मुद्दे हैं उन पर काम करिए, जनता आपको आशीर्वाद देगी। नीरज जी सुना आपने? नीरज जी जातीय, ठीक है सर, मैं आता हूं अपने पास। नीरज जी मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? जी आ रही है जी। सुना आपने उपाध्याय साहब को? मैंने सुना, मैं मतलब कि मैं इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि इन्होंने बोला कि जनता की जरूरतें पूरी होनी चाहिए। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये जो सड़कें बन रही हैं, क्या इस पे केवल एक ही समाज के लोग जा रहे हैं या केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं? इन सड़कों पे जब किसी का बिजनेस चलेगा, कोई अपनी दुकानें खोलेगा, चाहे वो ओबीसी समाज का होगा, एससी समाज का, मेरे मुसलमान भाई होंगे, हिंदू भाई होंगे, एबीसीडी कोई भी होगा, महंगाई को लेकर ही बोल रहे हैं सर वो। मैं एक बात अपनी रख देना चाहता हूँ, जब उस सड़कों से उनका सामान आएगा, समय पे पहुंचेगा, तो फायदा जब बिजनेस होगा, तो जब बिजनेस उनका चलेगा तो उनका फायदा होगा ना, समाज का ही फायदा होगा। इसमें कभी भी मोदी जी ने ये तो नहीं बोला कि ये मैं सड़क बना दी और इसका केवल एक समाज का या एक धर्म का है। माननीय मोदी जी ने अगर वो हाईवे बनवाया है, सड़क बनवाया है, तो वो उसमें सभी लोग आएंगे जाएंगे, इलाज होगा हॉस्पिटलों के अंदर आयुष्मान योजना के तहत, तो हर समाज को मिलेगा। ऐसी अगर कोई आवास योजना मिलेगी, आवास योजना भी इसी प्रकार से मिलेगी, तो इनको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर जनता के ऊपर थोड़ा सा टैक्स लगाया जा रहा है तो उसकी सुख सुविधाएं भी दी जा रही है। तारिक खान मुस्कुरा रहे हैं सर, आपकी बात क्योंकि उनके पास काम गिनवाने के लिए नहीं है। जिस प्रकार से मैं तारिक जी, हाँ, कि हमारी सरकार, तारिक जी बताइए क्या है मुस्कुराहट के पीछे? आप ही काम दिलवा दीजिए, जनता को वोट देगी ना। इसीलिए कहता हूँ मैच्योरिटी जरूरी। आप सुने, देखिए इन्होंने कहा कि सिर्फ कोई एक वर्ग उस पर नहीं चलेगा। कब किसी देश में ऐसा हुआ हो कोई डेवलपमेंट IIT IIM बना तो ये कहा गया कि खाली एक जन के लिए? क्या ये छोटे बच्चों वाली बात है? ये हो सकता है क्या? ये किया जा सकता है क्या? ये संभव है क्या? ये कौन सी बात हुआ? आपके गठबंधन के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बोला कि इस फैसिलिटी से सिर्फ एक समाज का हक है। ठीक है नीरज जी, यही बात मैं कह रहा हूँ ना कि बोलना और करने की अलग बात है। क्या मानते हैं कि आप बोलते कुछ और, करते कुछ और, आप मानते हैं चीज को? सुनना पसंद करिए, इसीलिए कहता हूँ कि मैच्योर लोगों को बुलाइए, सुनना पसंद करिए। देखिए मैं आपको शालीनता से सुनता हूँ, आप भी सुनना पसंद करिए। अब सुनिए, ये जो आपने बात रखी कि सिर्फ एक वर्ग के लिए नहीं बना, ये संभव नहीं है। आजादी के बाद तमाम काम हुए, लेकिन कामों का वर्गीकरण, विकास के कार्यों का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। तो ये बात बेकार की है कि ये इनके लिए सिर्फ बना या सबके लिए बना।
जो कुछ भी बना है वो टैक्स पेयर के पैसों से बना है और सबके लिए बना है। ठीक है सर। आजादी से मानते हैं ना बना है, चला रहा है। ठीक है। मानते हैं विकास का काम हुआ, इसका मतलब ठीक है सर। आप बस इतना बताइए। ठीक है उपाध्याय जी, जल्दी से फाइनल कमेंट। उपाध्याय जी जल्दी से फाइनल कमेंट सर, 10 सेकंड में। देखिए, भूखा पेट रोटी मांगता है, बेरोजगार रोजगार मांगता है, बीमार दवा मांगता है। पेट में रोटी होगी तो मैं सड़क पर चल भी लूंगा, अगर पेट में रोटी नहीं होगी तो फिर ये चलना भी बेमानी हो जाएगा। तो जो बेसिक जरूरत है वो पूरी होनी चाहिए, सड़क भी उनमें से एक आवश्यक वस्तु है, लेकिन सबसे पहले पेट। आप इतने लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, कल को आप मना कर देते हैं तो भूखे मर जाएंगे। तो उनको स्वावलंबी बनाइए, उनको रोजगार दे दीजिए। स्वावलंबी होना बेहद जरूरी है, चाहे किसी वर्ग से है, समुदाय से है, किसी जाति का है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा करने के लिए। नीरज जी आपका, तारिक जी आपका और आरवी उपाध्याय साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं कि क्या ओबीसी का यह प्लान बीजेपी के लिए 24 में कुछ नए कीर्तिमान को स्थापित करेगा, क्योंकि बीजेपी को अच्छे से पता है कि ओबीसी वोट बैंक उनसे नाराज दिखाई दे रहा है घोसी उपचुनाव के बाद। इसलिए बीजेपी ओबीसी वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए लगातार माइक्रो प्लान बना रही है और कोशिश कर रही है कि ओबीसी वोट बैंक उनके पाले में लाया जा सके। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।